नमस्कार साथियों, इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं एक और सीरीज़ की, जिसके अंदर मैं आपको ऐसे इडियम्स कराऊंगा जो हमारे एसएससी के या इसके जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो इडियम है आज का वो है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जैसे यहाँ पर देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखे हुए हैं, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। मतलब है छुपा हुआ वरदान, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो शुरुआत में बुरी लगे, बाद में जाके बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। दिया हुआ सेंटेंस भी पढ़ सकते हो। सोच के देखो, ये जो अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें इतने सारे लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, सोच के देखो किसी ने ये प्लेन का टिकट लिया हो लेकिन किसी कारण से उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो, वो पहुंच ना पाया हो। उसका लंदन पहुंचना कितना ही ज़रूरी रहा हो, जब उसका फ्लाइट मिस हुआ होगा तो उसको कितना दुख हुआ होगा। लेकिन जब इस हादसे के बाद उसको पता चला होगा तब उसको कैसा लगा होगा। इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर दैट पर्सन, अगर कोई भी ऐसा रहा हो तो। ये होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है किसी चीज़ में छिपा हुआ रहना। ब्लेसिंग मतलब वरदान। आगे चलते हैं, अगला आइडिया हम देखते हैं। भैया बहुत कॉमन है, बीट अराउंड द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, सीधी मुद्दे की बात ना करना, इधर उधर की बात करना। कोई आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि आपने काम किया और तुम बहाने बना के बता रहे हो, मैं तो कल बीमार था, ये काम हो गया था, वो हाँ या ना की जवाब ही नहीं दे रहे हो सीधा। इसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। ध्यान रखना यहाँ पर अराउंड लिखा हुआ है, अगर इस अराउंड की जगह पर अबाउट भी लिखा होगा तब भी मीनिंग सेम है। और इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं सरकम लोक्यूशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ये ध्यान रखना, ये भी सेम मीनिंग है, सरकम लोक्यूशन। इसका मतलब भी यही होता है, घुमा फिरा करके बात करना, मुद्दे की बात ना करना, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात ना करना। आगे चलते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना। मान लो किसी टाइम पे चार दोस्त बैठ करके बात कर रहे हो और तुम एकदम सटीक वहाँ पॉइंट मारो जहाँ सामने वाले को सबसे ज़्यादा लगे। यू नीड हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज़ का, कमेंट कर रहे हो, टोंट मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल सटीक एग्जैक्टली वही बोलना जो होना चाहिए। अगले बोलते हैं ब्रेक द आइस। बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका बर्फ तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना। इसका मतलब है बात करना शुरू कर देना। सोच के देखो, कहीं ना कहीं तुमने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल किया और यात्रा थोड़ी सी लंबी है, ट्रेन की, बस की, ऐसी कोई यात्रा है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो आइस ब्रेक करता है वहाँ पर, कोई ना कोई ऐसा होता है जो बातचीत की शुरुआत करता है ऐसी जगह पर, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। आगे चलते हैं, अगला है कोस्ट एंड एन आर्म एंड ए लेग। कितना सिंपल है और इतना रिपीटेड है, बहुत महंगा पड़ना। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए तुम्हारा एक हाथ और एक पैर ही चला जाए तो भाई उससे महंगा क्या पड़ेगा। ठीक है, दिस फोन कोस्ट में नाम मैंने लगे, मतलब ये आजकल बहुत सारे लोग जो आईफोन खरीद लेते हैं 1.5 लाख रुपए के, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 रुपये की, 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी और 1.5 लाख रुपये का इंस्टॉलमेंट में EMI लेकर के फ़ोन खरीद लेते हैं। और क्या पता मेरी ऑडियंस में से भी कोई हो, तो उनके लिए वो ऐसा ही पड़ता है भाई, हाथ पैर से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उनको तो ये। अगला आइडिया हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग में से अगर कैट को बाहर जाने दोगे तो कैट सारे सीक्रेट्स सबको बता देगी। उस बिल्ली को सारे सीक्रेट्स पता है, उसको कैट को बैग से बाहर मत जाने दो। इसका मतलब होता है कोई राज खोल देना, कोई सीक्रेट सबको बताए ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। सिंपल सा है, इसका मतलब है कि तुम इतना ज़्यादा मुंह में खाना भर लो जिसको तुम चबा भी ना सको। कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा खाने के चक्कर में बहुत सारा मुंह में भर लेते हैं, फिर चबा भी नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना जिसको तुम पूरा ना कर सको। क्षमता से ज़्यादा काम ले लेना, क्षमता से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना और उनको पूरा ना कर पाना। आप ये सेंटेंस देखो, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय मैनेजिंग 2 जॉब्स। 2 नौकरियां एक साथ ज्वाइन कर ली, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा मैनेज। कई बार लोग इतने ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं। अगले पे आते हैं, कुछ 8वां है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है अगर आप देर रात तक काम करो। पुराने ज़माने का आइडिया में, कोई व्यक्ति पुराने ज़माने में अगर देर रात तक काम करता था तो कैसे करता था? ऑयल जलाता, लैंप जलाएगा, लैंप जलाएगा तो फिर ऑयल जलेगा। और लैंप या ऑयल कब जलेगा? रात में, जब कोई जगा हुआ होगा। क्यों जगेगा? जब कुछ काम कर रहा होगा। टू वर्क टिल लेट नाइट, देर रात तक मेहनत करने को बोलते हैं। एग्जाम से पहले लोग करते हैं ऐसा, तुम भी कर रहे होगे या करोगे, शायद हो सकता है इस वीडियो को कोई रात में ही देख रहा हो। अंडर द वेदर, अगर आप अंडर द वेदर हैं तो आप बीमार फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुरा सा फील हो रहा है। ठीक है, याद कर लेना 10 के 10। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब है बहुत रेयरली कोई काम अगर होता है। ब्लू मून भाई बहुत रेयर सिचुएशन है, कभी होती होगी नहीं होती होगी। ब्लू मून का मतलब है बहुत ही कभी कभार कोई सिचुएशन होती है। वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन ए ब्लू मून, मतलब हम शायद ही बहुत रेयर केस में कभी बाहर जाते हैं डिनर करने के लिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 10 ईडियम हमारे आज के इस सेट के खत्म हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी वो वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना। हेलो गाइस, दिस इज सेट 2 ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स जो आपके आने वाले CGL एग्जाम्स के लिए है। SSC का कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हो ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट के अंदर हम 10 ईडियम पढ़ेंगे, मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। चलो शुरू करते हैं। 10 कल कर लिए तो अब 11वां है, और 11वां ईडियम है बाइट द बुलेट। मतलब बुलेट चबाना। भैया बुलेट चबाना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसका मतलब है बहुत मुश्किल काम करना, लेकिन ऐसा काम जो जरूरी भी है।
भैया ये कंसेप्ट तब का है जब बहुत पुराने टाइम में ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब किसी सोल्जर को बुलेट लग जाती थी तो उसको जब उसको ऑपरेट करना पड़ता था तो वहां पर एनेस्थीसिया वगैरह कुछ होता नहीं था, तो सोल्जर्स के मुंह में एक बुलेट रख दी जाती थी कि इसको चबाओ ताकि तुम दांत बीच करके अपना कोई नुकसान ना कर दो, और इसको चबाओ और आपको ये पेन बियर ही करना पड़ेगा। ये वहां से आया, बाय द बुलेट, मतलब यू हैव टू फील, यू हैव टू बियर दिस पेन एंड बिकॉज इट इज नेसेसरी। ठीक है, यही इसका मतलब है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इडियम है हमारा कॉल इट ए डे। भैया कॉल इट ए डे तब यूज करते हैं जब किसी पर्टिकुलर काम को उस दिन के लिए खत्म कर देते हैं। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, दिन का काम समाप्त करना, उसको बोलते हैं लेट्स कॉल इट ए डे। एग्जांपल पढ़ लेना, आपको साथ साथ चीजें समझ में आ जाएंगी। अगले पे चलते हैं, अगला है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब है किसी काम को बहुत घटिया तरीके से करना है, सस्ता करना, पैसे बचाना। भैया बहुत सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं। अब देखो कॉस्ट कटिंग करना एक ठीक है, पैसे बचा रहे हो आप, लेकिन पैसे बचा करके काम की क्वालिटी खराब कर दोगे अगर, तो फिर आप यू आर कटिंग कॉर्नर्स। दे कट कॉर्नर्स एंड बिल्ड अ वीक ब्रिज। उन्होंने पैसे बचाए और पैसे बचा करके ब्रिज ही कमजोर कर दिया। तो कट कॉर्नर्स एक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है हिट द सैक। हिट द सैक बहुत कॉमन है, रात में डिनर करने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, ये गो एंड हिट द सैक, सो जाना। गो टू बेड, गो टू बेड भी इसी के लिए यूज करते हैं, हिट द सैक भी इसी के लिए यूज करते हैं, मतलब सो जाना। आई एम टायर्ड, इट्स टाइम टू हिट द सैक, मैं थका हुआ हूं और मेरा सोने का टाइम हो गया है। आगे चलते हैं, अगला है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना। भैया ये है बॉक्सिंग के मैचेस से लिया गया है। बॉक्सिंग के मैचेस के अंदर एक कंसेप्ट होता है, अगर किसी प्लेयर ने टावल को वहां पर गिरा दिया रिंग के अंदर, तो इसका मतलब उसने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है। तो ही थ्रू इन द टावल आफ्टर 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स, उसने 2 फेल्ड अटेम्प्ट देने के बाद हार मान ली। तो गिव अप करने के लिए थ्रो इन द टावल को यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, हार मान लेने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। आपने सुना होगा कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है, इस चीज के लिए यूज करते हैं इसको, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। ठीक है, मतलब कई बार आपने सुना होगा कि ये लो, अभी इसी व्यक्ति की बात कर रहे थे और अभी यहाँ पर आ गया। तो व्हेन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, जिस व्यक्ति के बारे में जब आप बात कर रहे हो अगर वही आ जाए, बहुत कॉमन सा ना, हिंदी में भी सुना होगा, उसी को बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। कई बार इसको कंप्लीट करते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, उसी के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं अगर वो तुरंत पहुंच जाए तो। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है कि आप किसी काम के शुरुआती लेवल पर पहुंच गए हो फिर से, इसको बैक टू स्क्वायर वन भी बोलते हैं। ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर कहीं पर ये आ जाए बैक टू स्क्वायर वन, तो इसका भी वही मतलब होता है, जहां से कोई चीज शुरू की थी वहीं पर आप पहुंच गए हो। तो ये एग्जाम्पल में कह रहा है हमारा प्लान फेल हो गया, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा ऑन थिन आइस। थिन आइस का मतलब होता है भैया बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होना, बहुत जोखिम भरी सिचुएशन में होना, कि अगर आप थिन आइस पर चल रहे हो। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से कई बार जो लेक्स होते हैं या नदियां भी होती हैं, उनका जो पानी है वो जम जाता है। कई बार सिर्फ ऊपरी सतह का पानी जमता है, और बस ऊपरी सतह का पानी अगर जमा है और उसके ऊपर कोई चलेगा या दौड़ेगा या कोई एडवेंचर स्पोर्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर वो थिन आइस एक पर्टिकुलर जगह पर टूट गया और व्यक्ति उस पानी के अंदर चला गया, इट कैन बी रिस्की। यस, तो थिन आइस का मतलब रिस्की होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है गेट टू द पॉइंट। भैया मुद्दे की बात करो, बकवास मत करो। कल हमने एक पढ़ा था घुमा फिरा के बात करना, उसके लिए एक शब्द है सर्कमलोकेशन, और बोलते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। वो बीट अराउंड द बुश का जस्ट अपोजिट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बीट अराउंड या अबाउट द बुश। और बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। कट टू द चेज का मतलब होता है भैया सीधी सीधी बात करना। अगर कोई घुमा फिरा के बात कर रहा है, इफ यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, इफ यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, तो मैं आपको बोलूंगा डोंट बीट अराउंड द बुश, कट टू द चेज, गेट टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आओ। इसके लिए एक और मुहावरा यूज करते हैं, एक और इडियम यूज करते हैं, वो होता है हमारा कॉल अ स्पेड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं ना साथ साथ। आगे चलते हैं, स्टील समवन्स थंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा किए गए काम का क्रेडिट खुद ले लेना। काम किसी और का और वाहवाही तुमने ले ली, क्रेडिट तुमने ले लिया, तो यू हैव स्टोलन दैट पर्सन्स थंडर, कि उसने जो थंडर क्रिएट किया था वो तुमने स्टील कर लिया, चुरा लिया। ही स्टोल माय थंडर ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान उसने मेरी की गई चीजों का क्रेडिट खुद अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 इडियम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो, कमेंट जरूर करना कैसी लग रही है, और ये भी बताना कि अगर इसके अलावा और कोई सीरीज भी चाहते हो कि मैं शुरू करूं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करें, तो वो भी जरूर बताना। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।
नमस्कार साथियों, इस सीरीज़ में हम 200 ईडियम्स देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं पुराने एग्जाम्स में और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आगे भी बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। ये हमारे आने वाले सीजीएल एग्जाम और एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आने वाला है या इवन आपका एफकेट या सीडीएस, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है उन सबके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला ईडियम है वो है बाय द बुक। आप कहेंगे ये किससे क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि भाई इससे पहले की 2 वीडियोज़ बन चुकी हैं, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो उनको भी आप देख लो अगर आपने नहीं देखी है तो 10-10 के 2 सेट हो चुके हैं, तीसरा सेट है बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है भाई जो भी काम करना है नियम कानून के हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पर लिखा था ऑफिसर डज एवरीथिंग, ऑफिसर सारे काम करता है कैसे, बाय द बुक, मतलब नियम कानून का पालन करते हुए सारे काम करता है। तो बाय द बुक का मतलब है बाय द लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, चलो अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम है जंप द गन, और जंप द गन का मतलब है किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी करना। जैसे कहते हैं इसने फॉर्म सबमिट कर दिया टू अर्ली, ही जंप द गन, इसने बहुत जल्दबाजी कर दी फॉर्म सबमिट करने में। कई बार हम किसी भी काम करने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है, टाइम से पहले ही किसी काम को कर देते हैं। किसी ने कोई बात बोली हमने जवाब दे दिया तुरंत बिना सोचे समझे। तो जंप द गन, टू स्टार्ट समथिंग और टू डू समथिंग टू अर्ली, टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जितनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, उसको बोलते हैं जंप द गन। अगले पे चलते हैं। पुल समवंस लेग, देखो ये बहुत सिंपल सा है, ये हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं टांग खींचना। तो अगर आप किसी की टांग खींचो तो क्या करो, तो आप उसके साथ मजाक कर रहे हो, आप उसको टीज कर रहे हो, एक तरीके से परेशान कर रहे हो। आर यू पुलिंग माई लेग, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या सीरियस हो, ये सेंटेंस है यहाँ पर। अगला हिट द बुक, लास्ट सीरीज में मतलब लास्ट सेट के अंदर हमने देखा था हिट द सैक, है ना। हिट द सैक का मतलब था टू गो टू बेड या टू गो टू स्लीप। यहाँ पर है हिट द बुक्स, और हिट द बुक्स का मतलब भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करना। योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर सो यू हैव टू हिट द बुक्स, एग्जाम्स आर नियर टाइम टू हिट द बुक्स। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। अगला द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसका मतलब है अब तुम्हारे फैसले की बारी है कि तुम्हें क्या डिसाइड करना है। सामने वाले व्यक्ति ने अपनी बात कर दी, अपना काम कर लिया, अपना डिसीजन ले लिया, अब तुम्हारी बारी है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब ये बात बोलनी हो तब हम बोलते हैं द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जैसे ये बोल रहा आई हैव मेड माई ऑफर, मैंने तो अपना ऑफर रख दिया, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मैंने तो अपना ऑफर रख दिया, अब डिसीजन लेने की बारी तुम्हारी है कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं करना है। इसको बोलते हैं द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आगे चलते हैं। अगला है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब है बहुत ज़्यादा कोशिश करना किसी की मदद करने की, किसी की सेवा में बहुत ज़्यादा तत्पर रहना। ठीक है, किसी को प्लीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना। शी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज़ हर गेस्ट, वो अपने गेस्ट को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, या उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की ऐसा करने के लिए। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। डेविल्स एडवोकेट, ये बहुत मज़ेदार है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती की बहस करना किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर जिस पर एक पब्लिक ओपिनियन पहले से बनी हुई हो। जैसे बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उस बात को काउंटर करने के लिए बहस करे, ठीक है, आर्गूमेंट करे, दूसरे पहले व्यक्ति के पेशेंस को टेस्ट करने के लिए आर्गूमेंट करे, आर्गूमेंट करने के लिए आर्गूमेंट करे, कोई बात साबित नहीं करनी, बस आर्गूमेंट करना है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट, जो जनरली एक्सेप्टेड बिलीफ का विरोध करता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। किक द बकेट, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा है भैया। इसका मतलब है सिंपल सा मर जाना। ये एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन है लेकिन किसी की डेथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई मर जाता है तब हम बोलते हैं किक द बकेट। द ओल्ड मैन फाइनली किक्ड द बकेट, जहाँ पर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन देना होता है तो एक वर्ड यूज़ करते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, किसी बहुत बुरी बात को थोड़ा कम बुरे शब्दों में बोलना, उसके लिए यूज़ करते हैं किक द बकेट, मरने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बिखरे हुए दूध पर रोना। तो इसका मतलब है भैया किसी ऐसी बात के ऊपर दुख मनाना जिसमें अब आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, आप कुछ नहीं बदल सकते, जहाँ पर बदला नहीं जा सकता कुछ भी, उसके ऊपर दुख मनाना, बीती हुई बात का दुख मनाना। बोलते हैं बीती गई बात की अब क्या दुख मना रहे हो। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो बातें खराब हो चुकी हैं उनके ऊपर आप मत रो, इसके लिए इसको। तो भैया आखिरी ईडियम है फेस द म्यूजिक, और फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी एक्शन का परिणाम भुगतना। ठीक है, एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर समबडी समथिंग दैट यू हैव डन, तो परिणाम भुगतना। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है ही मस्ट फेस द म्यूजिक फॉर हिज एक्शंस। ठीक है, परिणाम भुगतना। तो इसके बाद हमारे 10 ईडियम जो हैं आज के ये खत्म हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। 200 ईडियम मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड, और ये है हमारा सेट 4। हर सेट में हम एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाते हैं 4-5 मिनट की, जिसमें हम 10 ईडियम डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में, बीट वो सीजीएल का एग्जाम हो आपका, या सीएचएसएल का, या एसएससी का, या एफकेट का, कोई भी ऐसा एग्जाम हो आपका आने वाला, सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये छोटी छोटी वीडियोज़, तो जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। आज का ईडियम जो हमारा पहला है 31 इसलिए लिखा है क्योंकि 30 ईडियम इससे पहले हम कर चुके हैं। बाकी तीनों वीडियोज़ आप आई होप आपने देखी होंगी, ना देखी होंगी तो उनको भी देख लेना, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। चलो भैया, पहला ईडियम है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल, माइल तो डिस्टेंस के लिए होता है, यूनिट होती है डिस्टेंस की। तो गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कुछ और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना, मतलब जितना तुमसे एक्सपेक्टेड है ना भाई, उससे भी ज़्यादा कर देना। मतलब जो भी तुम प्रयास कर रहे हो उस प्रयास से ज़्यादा प्रयास कर देना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर अ स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा करती है। जैसे अगर आपको लग रहा हो तो मैं भी कर रहा हूँ, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। स्नेक इन द ग्रास, और यहाँ पर मैंने स्नेक दिखाया भी दिया है आपको। स्नेक इन द ग्रास बहुत कॉमन इडियम है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इसका मतलब है छुपा हुआ दुश्मन, हिडन एनिमी, या बिट्रेयर। बिट्रेयर का मतलब धोखा देने वाला, ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास हो। हिंदी में बोलते हैं आस्तीन का सांप, वही होता है स्नेक इन द ग्रास। बी केयरफुल ऑफ हिम, इससे सावधान रहना, वो एक आस्तीन का सांप है, वो एक स्नेक इन द ग्रास है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया इन हॉट वाटर। तो अगर आपको बहुत गर्म पानी में छोड़ दिया जाए, इसका मतलब आप बहुत ट्रबल में आ जाओगे, बहुत मुसीबत और परेशानी में आ जाओगे। बहुत सिंपल सा, समझ में भी आ रहा है आपको। अगर आपको गर्म पानी में छोड़ दिया जाएगा तो आप ट्रबल में ही आओगे, आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़ियाओं को मार देना, मतलब वो होता है ना, एक तीर से 2 निशान लगा देना, है ना। एक काम करके 2 चीज़ें, 2 प्रॉब्लम सोल्व कर लेना। सोल्व 2 प्रॉब्लम विद 1 एक्शन, एक तीर से 2 निशाने लगाना। तो उसी के लिए यूज हो रहा है। ये तो अपने शब्दों से भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप देख लोगे, एग्जाम्पल पढ़ लेना। नो द रोप्स, देखो ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। इन 10 इडियम में से कितने आपको पहले से आते थे और कितने आपको नए सीखने को मिले, ये भी जरूर बताना यार कमेंट में। नो द रोप्स का मतलब होता है बी फैमिलियर विद समथिंग, किसी काम में निपुण होना है, किसी चीज़ से अच्छी तरीके से परिचित होना, अवगत होना कि भाई क्या हो सकता है, क्या होना है, कैसे करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इट टेक्स टाइम टू नो द रोप्स ऑफ ए न्यू जॉब। किसी भी नई नौकरी में ये पता लगाने में या फैमिलियर होने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू नो द रोप्स, फैमिलियर होने में टाइम लगता है। आगे चलते हैं भैया। 36 थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। एक तो इस वर्ड को देख लो, कोल्ड। कोल्ड अगर किसी भी इडियम में आ रहा है तो कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा, कुछ नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब है डिस्करेज करना किसी के प्लान को, उत्साह कम करना। इसका मतलब है कि अगर कोई प्लान बना रहा है और तुमने आके बोला यार ये प्लान बेकार है यार, अभी नहीं कर रहे यार, बाद में करते हैं यार, ये नहीं हो पाएगा यार, ये तो खराब है, तो आप किसी के प्लान को डिस्करेज कर रहे हैं, मतलब उनका उत्साह कम कर रहे हो सामने वाले का। हिज नेगेटिव कमेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन आर आइडिया, हमारे आइडिया के ऊपर उसके नेगेटिव कमेंट्स ने कोल्ड वाटर थ्रो कर दिया, मतलब डिस्करेज कर दिया, मतलब प्लान धज्जियां उड़ा दिया हमारे प्लान की। तो उसने 37 पे आते हैं, इसको देखते हैं। इसका मतलब है टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट, और टेक समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट का मतलब है किसी भी बात पर पूर्णतः विश्वास ना कर पाना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना ले पाना। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते अपनी बात को। आप सुन तो लेते हो, मुंह पे शायद आप हाँ भी भर दो, लेकिन आपको पता है कि इसकी बात ना पूरी नहीं माननी, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है आई कांट टेक इट, आई टेक इट बट विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट। ठीक है, बात को थोड़ा हल्के में लेना, बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेना। टेक हिज प्रोमिस विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट, मतलब उसके प्रोमिस को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, वो कुछ नेगेटिव ऐसे ही हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा होगा। अगले पे चलते हैं। स्टॉर्म इन ए टी कप, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। स्टॉर्म इन ए टी कप, चाय के प्याले में तूफान आ जाना, बात का बतंगड़ बनाना, कि बात बहुत छोटी सी है लेकिन तुमने तो मतलब राई का पहाड़ बना दिया। वो राई का जो पहाड़ होता है वो स्टॉर्म इन ए टी कप होता है अंग्रेजी में। अब बिग फस, फस मतलब लड़ाई झगड़ा, हल्ला मचा दिया, किसी बहुत छोटी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा हल्ला मचा दिया, उसको बोलते हैं फाइट वाज जस्ट स्टॉर्म इन ए टी कप। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नॉर्मली क्या होगा भैया, अगर कहीं पे घोड़ा है तो कार्ट जो होगा वो घोड़े के पीछे लगा होगा, कार्ट आगे होगा और इधर जाना है। और अगर आप कार्ट पीछे होगा मतलब घोड़ा आगे होगा, और अगर आप घोड़े को पीछे कर दो कार्ट को आगे कर दो, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कार्ट को आपने आगे कर दिया, तो आपने चीज़ें रॉन्ग ऑर्डर में कर दी। ऐसा लग रहा है शादी पहले कर ली सगाई बाद में करेंगे, तो वो शादी पहले सगाई बाद में अगर होगी तो ये पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स हो जाएगा, उल्टी गंगा बहा दी है। तो ठीक है, पेपर पहले दे दिया, अप्लाई बाद में कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बाकी आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट इडियम है इसका मतलब है बर्न ब्रिजेस, जिसका मतलब है रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करना, रिश्ते खत्म करना। डोंट बर्न ब्रिजेस विद ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए, रिलेशनशिप खत्म नहीं करनी चाहिए, यही लिखा हुआ है, मत करो उस चीज़ को। यू शुड नॉट बर्न ब्रिजेस विद योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, रिलेशनशिप खत्म नहीं करनी चाहिए उनके साथ। तो आज की छोटी सी कक्षा में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे, अच्छे लग रहे हो तो कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर देना, कमेंट करना। बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा, अगर तुमने अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर किया, दैट मीन्स यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। और अगर आपने इस बात को इग्नोर कर दिया और आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, इसका मतलब यू डोंट वांट मी टू मेक सच वीडियोज़। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड इडियम्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर ये 5वां सेट है, जहां पर हम हर वीडियो के अंदर 10 इडियम जल्दी से कवर करते हैं। आने वाले आपके CGL, CHSL, CPO, FCAT या कोई भी एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इडियम्स आपको लग सकते हैं आपने देखे, कुछ आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है, इसलिए मैं 41 से शुरू कर रहा हूँ। पहले 40 इडियम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये 5वां है। तो पहला इडियम हमारा आज का, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर ना छोड़ना। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे, पूरी तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो कसर ही कसर छोड़ रहे होंगे, कुछ भी नहीं करोगे। पर ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो हर एक पॉसिबल चीज़ को कर देते हैं, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, या कोई कसर ना छोड़ना, सारी चीज़ें कर लेना। तो ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू विन, उसने जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब सब कुछ कर दिया। ये हमारा आज का पहला इडियम है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला इडियम है हमारा, थ्रो समवन अंडर द बस, जिसका मतलब आपको समझ, किसी को बस के नीचे फेंक देना।
अब बस के नीचे तो नहीं फेंकेंगे, लेकिन इसका मतलब ये कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगा देना, मतलब कोई गलती जो खुद ने की हो उसमें दूसरों को फंसा देना, इसके लिए बोलते हैं थ्रो समवन अंडर द बस, मतलब खुद बच गए, दूसरों को फंसा दिया। ही थ्रू हिज टीममेट अंडर द बस, मतलब उसने अपने टीममेट्स को फंसा दिया और खुद उस परेशानी से वो बच गया। तो तुम किसको अंडर द बस थ्रो करना चाहोगे अपने आप को बचाने के लिए, देख लो। तीसरा आइडिया में हमारा आज का पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब अपना सबसे बेहतरीन कदम आगे बढ़ाओ, मतलब कहीं पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाना या किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी शुरुआत करना। तो अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पर आपसे कहा जाएगा पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द इंटरव्यू, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत करो या बहुत अच्छा इंप्रेशन डालो कहीं पर। तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब जो सबसे अच्छा स्टेप है वो आगे रखना। चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा ग्रास्प एट स्ट्रोज। भैया ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, स्ट्रो मतलब होता है तिनका, और इसका मतलब तिनके का सहारा लेना। तिनके का सहारा लेने का मतलब क्या है, डेस्पिरेशन में आकर के कुछ भी ट्राई करना। अगर कोई व्यक्ति डेस्परेट हो जाएगा तो वो कुछ भी करने लगेगा ना, किसी भी चीज़ का सहारा ले लेगा। जब व्यक्ति बिल्कुल एकदम तिलमिला रहा होता है किसी भी चीज़ में, या एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में फ्लाउंडर, अगर आपने सुना है FLOUNDER, फ्लाउंडर, ठीक है। फ्लाउंडर का मतलब क्या है, बिल्कुल लास्ट एफर्ट्स लगाना किसी चीज़ में बचने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रास्प एट स्ट्रोज, जैसे ही इज ग्रास्पिंग एट स्ट्रोज टू प्रूव ही इज इनोसेंट, कि अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए वो हर एक चीज़ का सहारा ले रहा है, तिनके का भी सहारा ले रहा है। तो ग्रास्प एट स्ट्रोज। अगले पे चलते हैं, हमारा अगला इडियम है और बहुत ही शानदार इडियम है, रेन ऑन समवन्स परेड, मतलब किसी के प्लान खराब कर देना, किसी की खुशी में खलल डाल देना। अगर कोई प्लान बना रहा हो इधर उधर घूमने फिरने के, तो उसके प्लान खराब कर देना, चौपट कर देना, इस चीज़ को बोलते हैं रेन ऑन समवन्स परेड। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई डोंट वांट टू रेन ऑन योर परेड, मैं तुम्हारे प्लान खराब नहीं करना चाहता, पर मुझे पता है वैसे भी ये चलेंगे। अगर तुम कहीं घूमने फिरने के प्लान बना रहे हो, मैं बर्बाद नहीं करना चाह रहा, आई डोंट वांट टू रेन ऑन योर परेड, पर चलेंगे तो वो है नहीं ऐसे। तो उसी के लिए इसको यूज करते हैं, रेन ऑन समवन्स परेड। आगे चलते हैं, हैव योर केक एंड ईट इट टू। देखो भैया, हैव योर केक एंड ईट इट टू का मतलब है दोनों हाथों में लड्डू होना या दोनों जगह पे फायदे उठाना। वॉन्ट एवरीथिंग विदाउट सेक्रीफाइस, अगर तुम दोनों जगह के फायदे उठाने चाहते हो तो वो हो जाएगा अच्छा, केक रखना भी और खाना भी। अब जब खा लोगे तो खत्म हो जाएगा ना यार, जब खा लोगे तो खत्म हो जाएगा। अब तुम रात में बैठ के वीडियोस चलाओ, नेटफ्लिक्स चलाओ, मूवीज देखो और फिर बोलो एग्जाम भी पास हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि खा भी लोगे और फिर भी केक बचा रहे, नेटफ्लिक्स भी देखोगे, पार्टी भी करोगे, दोस्तों के साथ घूमोगे फिरोगे भी, आवारागर्दी भी करोगे और फिर तुम्हें लगे एग्जाम भी पास हो जाए, नौकरी भी लग जाएगी। ऐसा नहीं होता भैया, दोनों फायदे नहीं मिलेंगे, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अगले इडियम पे चलते हैं, अगला है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। कोई भी लेपर्ड अपने शरीर के ऊपर जो उसके स्पोर्ट्स होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकता, मतलब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक प्रवृत्ति नहीं बदल सकता। जिसको गुस्सा आता है वो गुस्सा करेगा, चाहे किसी भी मोड में वो करता ही रहेगा, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। भाई आदतें नहीं बदलती, लेपर्ड कांट चेंज का मतलब यही है, जो जिसकी आदत है, जैसी आदत है वैसी रहेगी, जिसको जैसे कर्म करने हैं वो करने हैं, वो नहीं बदलेगा भैया। ही प्रूव्ड लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, उसने साबित कर दिया वो नहीं बदलेगा अपने आप। आगे चलते हैं, हमारा अगला इडियम है पुट अ सॉक इन इट। इसका मतलब चुप हो जाओ, शोर मत करो, पुट अ सॉक इन इट। ठीक है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो, जोर से बात कर रहा हो, तो आप पुट अ सॉक इन इट, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कुछ ऐसा है, ये पुराने जमाने में ना एक तो ग्रामोफोन हुआ करता था, अब म्यूजिक बजाने वाला, अब उसके अंदर वॉइस को कम करने वाला वो यंत्र नहीं लगा था, तो एक्चुअली लोग उसके अंदर जुराब ठूस दिया करते ताकि उसकी आवाज़ कम हो जाए। ये वहीं से आया कि जुराब ठूस दो इसके अंदर, ऐसा मत करना किसी के मुंह में जुराब ठूस दो, उसको मत लेना, और इसका मतलब वो ये कि चुप हो जाओ। आगे चलते हैं, द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब है भैया कोई ऐसी समस्या जो सबको पता है लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता उसके बारे में। जैसे मान लो किसी के घर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत चल रही हो, लेकिन कोई एडमिट नहीं करना, पता सबको है कि पैसे की दिक्कत है, लेकिन कोई एडमिट नहीं करना, कोई बात नहीं करना चाह रहा उस चीज़ के बारे में। तो ऐसी समस्या जिसके बारे में पता सबको है लेकिन बात नहीं करना चाह रहा कोई, हर कोई अनदेखा कर रहा है उस चीज़ को, ऐसी समस्या को बोलते हैं एन एलिफेंट इन द रूम। द बजट इशू इज द एलिफेंट इन द रूम। तो ये वहाँ पर आप इडियम के तौर पर समझ सकते हो, ध्यान से देख लेना, इसको याद कर लेना। हमारा आज का आखिरी इडियम है भैया, जंप ऑन द बैंड वैगन, फॉलो अ ट्रेंड। इसका मतलब जो काम सब कर रहे हैं वही करने लगना। सब लोग रील देख रहे हैं तो मैं भी रील देखूंगा, तो आई विल जंप ऑन द बैंड वैगन। सब लोग ये काम कर रहे हैं मैं भी ये करूंगा, क्योंकि कोई चीज़ फैशन में चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, सब कर रहे हैं मैं भी करूँगा। कोई गाना गा रहे हैं सारे मैं भी गाऊंगा, सब घूमने जा रहे हैं मैं भी जाऊँगा। तो ये जो वो सारे काम, सारे लोग जो काम कर रहे हैं, जो एक ट्रेंड सा बन गया, अगर उसी काम को आप भी करो तो यू जंप ऑन द बैंड वैगन। ध्यान रखना, एवरीवन इज जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, फिटनेस का बैंड वैगन, कि सारे लोग फिटनेस में जिम जा रहे हैं मैं भी जाऊँगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन का मतलब है एक व्हील है वो चल रहा है, मैं भी उस पर जंप करूँगा क्योंकि सब उस पर जंप कर रहे हैं। ठीक है जी,
ये थे हमारे आज के 10 ईडियम। थैंक यू वेरी मच। आपको इन 10 में से कौन सा सबसे अच्छा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक ना किया हो, और अगर सारे ईडियम्स अच्छे लगे हो, एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई ना कोई कमेंट और फीडबैक जरूर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। ये है हमारी 200 ईडियम्स की सीरीज का सेट नंबर 6, जिसके अंदर हम डेली 10 ईडियम कवर करते हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। यही वो ईडियम्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं या सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी रिपीट होने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन 10 में से आपको पहले से कितने आते थे। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला जो ईडियम है वो है ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना तैयारी के, मतलब बिना प्रिपरेशन के कोई काम करना। जैसे अगर आप ये एग्जाम दोगे ऑफ द कफ, तो फिर आप सही तरीके से सिक्योर नहीं कर पाओगे, आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। इसी के लिए एक शब्द यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, इम्प्रॉम्प्ट। ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। एक वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं ऑफ हैंड। इन सब का मतलब भी वही होता है, बिना तैयारी के। जैसे हिज स्पीच वाज कंप्लीटली ऑफ द कफ, मतलब उसकी जो स्पीच थी, जो उसने भाषण दिया है, लेक्चर दिया है, वो बिल्कुल ऑफ द कफ था, मतलब बिल्कुल उसमें पहले से तैयारी नहीं की थी। इन 3 शब्दों को भी ध्यान रखना आप। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है ये है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब है रिलाई ऑन वन थिंग, या एक ही विकल्प पर निर्भर रहना। मतलब सारी की सारी चीजें एक ही व्यक्ति, वस्तु, जगह पर निर्भर कर देना, एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट हो जाना पूरी तरीके से, दूसरा कोई भी ऑल्टरनेटिव ना रखना। ये कहता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब पूरी तरीके से एक ही चीज पर निर्भर मत हो जाओ। अगर आप सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाओगे तो इसका मतलब है यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा आउट ऑफ द ब्लू, और आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना, किसी भी चीज का अचानक से हो जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से उसने मुझे कॉल कर लिया। आई मेट हिम आउट ऑफ द ब्लू, ही केम आउट ऑफ द ब्लू, ही इनवाइटेड अस आउट ऑफ द ब्लू। अचानक से कुछ हो जाना। ऑफ द ब्लू जनरली आसमान के लिए, स्काई के लिए यूज करते हैं, तो उसी सेंस में इसको यूज किया गया है। चलिए अगला इडियम देखते हैं। अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत रिपीट हुआ है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इसका मतलब है गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना या गलत दिशा में प्रयास करना। रॉन्ग पर्सन को एक्यूज करना है, गलत दिशा में प्रयास करना। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल सेंटेंस देखो, इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेस, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने वेस तोड़ा है, तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब तुम गलत व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो, गलत दिशा में अपने ये प्रयास कर रहे हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है इस चीज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है अपना गुस्सा निकालना किसी के ऊपर, अपना एंगर रिलीज करना किसी के ऊपर। ही वेंट फॉर ए रन टू ब्लो ऑफ स्टीम, वो दौड़ने चला गया अपने गुस्से को रिलीज करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए। मतलब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा निकालने के लिए कोई काम करना शुरू कर दे, या किसी पर गुस्सा निकाले, डोंट ब्लो ऑफ स्टीम ऑन मी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा आइडिया आपके लिए बिल्कुल नया है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत या इंस्टेंटली कोई काम करना। शी इज रेडी टू ट्रेवल एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, वो बिल्कुल तैयार रहती है ट्रेवल करने के लिए, तुरंत, मतलब तुरंत तैयार रहती है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट तैयार रहती है, एकदम से किसी काम को कर देना, उसके लिए यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। नेक्स्ट बोलते हैं डाउन टू अर्थ। बहुत कॉमन है, आपने सुना भी बहुत बार होगा। किसी व्यक्ति को अगर हम डाउन टू अर्थ बोलते हैं तो इसका मतलब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत विनम्र स्वभाव से बात करता है। डिस्पाइट फेम, डिस्पाइट का मतलब है कि बावजूद भी, डिस्पाइट फेम ही इज डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत ज्यादा फेम मिलने के बावजूद भी ये बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं। 8वें में लिखा हुआ है गेट योर एक्ट्स टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, या अपने आप में सुधार करना, अपने कामों में सुधार करना। यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर टू पास। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है आज का बर्न योर फिंगर्स। भैया बर्न योर फिंगर्स का मतलब है सफर ड्यू टू अ रॉन्ग डिसीजन, किसी गलती का नुकसान उठाना। आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, उस गलत डिसीजन की वजह से अब आप सफर कर रहे हो। गलत डिसीजन किसी भी चीज में हो सकता है। आपने कोई गलत चीज परचेज कर लिया, आप किसी गलत व्यक्ति से मिल लिए, किसी गलत व्यक्ति के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया, कोई गलत डिसीजन लिया लाइफ में, उसकी वजह से अब आप सफर कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो उस चीज का एक तरीके से। आई बर्न माई फिंगर्स इन दैट रिस्की इन्वेस्टमेंट, कहीं पर गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो उसकी वजह से सफर कर रहा है, नुकसान बहुत है। और हमारा आज का अंतिम इडियम है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अपनी सक्सेस को मिलने से पहले अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि अभी सक्सेस मिली नहीं, उससे पहले मान यार हम तो जीत गए, आप क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम पास करने से पहले मत मान लो कि तुमने एग्जाम पास कर लिया, समय से पहले सफलता मान लेना, सफल मान लेना अपने आप को, ये सही नहीं है। प्री एग्जाम निकला और पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए, इसी को बोलेंगे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब जब वो हैच कर जाएंगे तभी चिकन काउंट करना। अभी अंडों को देख करके मुर्गी मत गिनो, यहाँ पर लिखना अंडों को देख करके। अब तुम्हारे पास 10 अंडे, तुम्हारे 10 अंडे, 10 मुर्गियां बनेंगी, 10 मुर्गियां बनेंगी, फिर वो मुर्गियां इतने अंडे देगी। अरे नहीं, पहले अंडों से मुर्गी आने तो दो। ठीक है, तो ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, उसी चीज को बोल रहा है, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट काउंट योर चिकन्स टू सून।
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको बताना है इन 10 में से कौन सा ईडियम आपके लिए बिल्कुल नया था, कितने आपको पहले से आते थे, क्या क्या आपके लिए नया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक कमेंट जरूर छोड़ना, फीडबैक दो, कोई सुझाव दो, कुछ तो बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें काम की चल रही हैं, वीडियो काम की है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो। आपका कमेंट, आपके फीडबैक, आपका लाइक और आपके शेयर्स बहुत मैटर करते हैं यार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, ये है हमारे 200 ईडियम्स की सीरीज के अंदर सेट नंबर 7। हर वीडियो के अंदर हम 10 ईडियम डिस्कस करते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग इट। मुझे जरूर बताना इस वीडियो में आपको कितने नए ईडियम्स मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला ईडियम है एट द 11th आवर। बहुत रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका मतलब होता है लास्ट पॉसिबल मोमेंट में कोई काम करना, बिल्कुल एकदम आखिरी समय पे कोई काम करना। कि अगर 8 बजे कोई काम होना चाहिए तो तुम 7:59 पे बिल्कुल लास्ट में कोई चीज सबमिट करो। बहुत सारे लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उनके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, बिल्कुल लास्ट डे पे जाकर के अप्लाई करेंगे। उनको पहले नींद नहीं खुलती है। तो डू इट एट द 11th आवर। उस टाइम पे वो सारा रश हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। सो डोंट डू इट एट द 11th आवर। थोड़ा सा पहले कर लोगे तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। उसने बिल्कुल लास्ट मिनट पे असाइनमेंट सबमिट किया है। बहुत कॉमन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रेक द बैंक। ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। मुझे कमेंट में बताना किसके लिए नया है। टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव पढ़ने के लिए हमने एक और डिस्कस किया था, टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। उसका मतलब ये होता है बहुत एक्सपेंसिव होना, बहुत ज्यादा खर्च करना। बाइंग दैट कार विल ब्रेक द बैंक। उस कार को खरीदना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो जाएगा। तो ब्रेक द बैंक मतलब बैंक ब्रेक हो जाएगा, मतलब अकाउंट में वो पैसे वैसे खत्म हो जाएंगे, यही मतलब निकलेगा उसका, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब है नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाए, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट कम हेल और हाई वाटर। मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और बोलते हैं कम वोट में, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, कम वोट में, कम हेल और हाई वाटर, इन सब का एक ही मतलब है, कुछ भी हो जाए, हमें कोई काम करना है तो करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम बहुत कॉमन इडियम है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, या कोल्ड शोल्डर रिस्पॉन्स देना किसी को, मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना, रूड बिहेवियर करना किसी की तरफ जानबूझ करके। शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद उसने मुझे बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिया, रिस्पॉन्स दिया, मतलब एक बहुत ही रूड बिहेवियर शो किया, नजरअंदाज किया, जैसे मैं हूं ही नहीं शायद वहां पर, इस तरीके से। कोल्ड शोल्डर का मतलब ये होता है किसी की प्रेजेंस को एक तरीके से महत्व ना देना। तुम्हारे किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, आप तुम उसके देख ही नहीं रहे, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो वहां पर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हैंग इन देयर। ये एक ऑर्डर या कमांड की तरह यूज करते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, थक गया है, और आप सामने बोले हिम्मत मत हारो, लगे रहो इसके अंदर, डोंट गिव अप, जस्ट कीप गोइंग, लगे रहो लगे रहो, छोड़ना नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हैंग इन देयर, रुको वहीं पर, रुको वहीं पर, करते रहो वही काम। अभी वही कह रहा है, आई नो इट्स टफ, मुझे मालूम है कि टफ है, बट हैंग इन देयर, रुके रहो वहीं पर, हो जाएगा पूरा। तो जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नंबर अप आ रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, कभी तुम्हें लग रहा है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जस्ट हैंग इन देयर, सिर्फ रुके रहो, और जितना कर रहे हो सिर्फ उसको करते रहो, यू विल रॉक वेरी सुन, मिलेगी सफलता। जस्ट हैंग इन देयर। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब वेरी क्विकली और सडनली, एकदम से कुछ हो जाना, पलक झपकते ही, इंस्टेंटेनियसली। लास्ट सेशन में हमने एक इडियम देखा था, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। उसका मतलब भी वही था, इंस्टेंटेनियसली, एट द ड्रॉप ऑफ ए हॉट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। और यहाँ पर भी वही है, एवरीथिंग चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सब कुछ बदल गया एकदम से, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। ब्लिंक मतलब पलक झपकना ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस द बोट, ये भी बहुत कॉमन है, मिस द अपॉर्चुनिटी। मिस द बोट लिखा है, या हो सकता है कहीं पर लिखा हो मिस द बस, तब भी यही मतलब है, मिस द बोट या मिस द बस मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मौका चूक जाना। बहुत कॉमन है, बहुत बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब गोपनीय रूप से कोई काम ना, प्राइवेटली कोई काम करना, सीक्रेटली कोई काम ना करना, पब्लिक या जनता के नॉलेज में ना आने देना। नॉट इंटेंडेड फॉर पब्लिक नॉलेज। तुम कोई काम करो और इस तरीके से करो कि सबको पता ना चले। ही शेयर द न्यूज ऑफ द रिकॉर्ड। उसने न्यूज तो शेयर करी, लेकिन गोपनीय तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रीड बिटवीन द लाइन। ये भी बहुत कॉमन और बहुत यूजफुल इडियम है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है किसी की बात के अंदर का मतलब समझना। कोई व्यक्ति बोल कुछ रहा है, आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ पा रहे हो कि वो क्या कह रहा है, सिर्फ शब्दों से नहीं, अंदर की बात। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति अगर आपको बोल रहा अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब सार्कास्टिक भी हो सकता है, इसका मतलब ना भी हो सकता है। मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हिडन मीनिंग। अगर आप उस हिडन मीनिंग, हिडन सेंस को समझ पा रहे हैं, तो यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है, छुपा हुआ अर्थ समझना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, रोक द बोट। और भैया रोक द बोट का मतलब होता है किसी स्टेबल सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देना, किसी स्थिति को बिगाड़ देना। कोई सिचुएशन स्टेबल है, कोई सिचुएशन चल रही है, नॉर्मल सिचुएशन है, और अगर आप उसको बिगाड़ दोगे तो यू हैव रॉक्ड द बोट। ऐसा कई बार होता है, हम ऐसे कुछ काम कर देते हैं जिससे सारी सिचुएशन, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, एक स्टेबल सिचुएशन बनी हुई है वो बिगड़ जाती है। तो वी रोक द बोट एट टाइम्स। जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट रोक द बोट, सिचुएशन या स्थिति जो बनी हुई है उसको खराब मत करो, बाय रेजिंग अननेसेसरी इश्यूज। अननेसेसरी इशू उठा करके
डोंट रोक द बोट। स्टेबल सिचुएशन है, बनी बनाई स्थिति है, स्टेबल है, इसको खराब नहीं करो, ये कह रहा है यहाँ पर। चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके छोटे छोटे फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है यार। चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियोस लगातार चलती रहेंगी और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो। आपको अगर लग रहा है कि फायदेमंद है तो आपके जैसे किसी और को भी फायदा हो सकता है। इससे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। सीजीएल की तैयारी हमारी बहुत दमदार तरीके से चल रही होगी और इसके अंदर ईडीएम्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर ये है हमारा 8वां सेट, जिसके अंदर हर सेट के अंदर हम 10 ईडीएम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इससे पहले ये 7 वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। 80 ईडीएम्स हमने अभी तक कवर कर दिए और ये वो हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आगे भी दोबारा आएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, कल रात में मतलब 4 जुलाई मतलब फ्राइडे को रात में 9 बजे अपने इसी चैनल पर एग्जाम वर्ल्ड पर मैं लेकर के आ रहा हूँ एक लाइव क्लास, जिसके अंदर हम 101 रूल पढ़ने वाले हैं। ग्रामर के एक लाइव सेशन होगा, बहुत ही दमदार सेशन होगा और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, बैंक पीओ का हो या कोई भी एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आएगी, आपके सभी एग्जाम्स के लिए एक ही सेशन के अंदर सारी ग्रामर कंप्लीट, सारी ग्रामर का रिवीजन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट 101 रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर के, जो आपकी ग्रामर की जो भी परेशानी है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस सेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस पर जाकर के अपना नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि आपको ये वीडियो ये सेशन जब शुरू होगा तब उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइव सेशन में जुड़िएगा मेरे साथ ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें इस चीज का, ताकि आप कोई डाउट भी आए आपको उसी टाइम पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकें। कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताना क्या आप इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो के कमेंट में मैं जरूर देखूंगा कितने लोग मेरे को कहते हैं कि हाँ हम इस सेशन को ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा पहला जो इडियम है वो है CI2I। CI2I का बहुत सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है किसी से सहमत हो जाना, एग्री हो जाना। दे नेवर सी आई टू आई ऑन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स पर कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते। अगर मैं किसी मुद्दे पर आपसे सहमत हूं तो ओके भी CI2I, मतलब हम दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, एग्री करना, सहमत होना। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब है किसी दीवार पर बैठ जाना एक तरीके से, साइड ना तो इस साइड आना ना तो उस साइड आना, बॉर्डर पे बैठ जाना। टू अवॉइड टेकिंग साइड्स इन ए डिस्प्यूट। किसी एक डिस्प्यूट के टाइम में पक्ष ना लेना, साइड ना लेना। और अगर आप साइड नहीं लोगे तो इसका मतलब है आप साइड लेने से बच रहे हो, है ना। देखो यहाँ पर ये कह रहा है स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड चूज ए साइड। तुम्हें एक साइड चूज करनी पड़ेगी, आप ऐसे फेंस पर नहीं बैठ सकते हो, है ना। यू कांट अवॉइड टेकिंग साइड्स। इसका मतलब ये इफ यू आर सिटिंग ऑन द फेंस यू आर नॉट टेकिंग साइड, आप साइड नहीं ले रहे हो, ठीक है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब है कुछ ऐसा लगना कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो CID वाला ऐसा सीख रहा था, दया कुछ तो गड़बड़ है, और वो कुछ तो गड़बड़ है वाला मतलब ही स्मेलिंग अ रैट, ऑलवेज ही स्मेलिंग अ रैट, मतलब कुछ तो लग रहा है यार कहीं पर। और ये चूहे से क्यों बना, चूहा हुआ घर में कहीं पे दब के मर जाता है तो बदबू आ रही होती है, तो ऐसे बोलते हैं यार कहीं से बदबू आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये उसी तरीके से बनता है जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखो, ये कह रहा है आई स्मेल ए रैट इन हिज सडन रेजिग्नेशन। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है उसके सडन रेजिग्नेशन के अंदर, कुछ तो सस्पिशियस है। सस्पिशियस की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट एरिया में हमारा टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका मतलब है जानबूझकर किसी के कामों को अनदेखा करना। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर करना, किसी की गलतियों को इग्नोर करना एक तरीके से। द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द एम्प्लॉयज मिस्टेक्स। एम्प्लॉयज की गलती की तरफ जानबूझकर मैनेजर ने ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया उनको। टर्न ए ब्लाइंड आई टू समथिंग। टर्न अ ब्लाइंड आई के साथ जनरली प्रेपोजिशन टू लगाई जाती है, जैसे यहाँ पर टू लिखा हुआ है, किस चीज को अनदेखा कर रहे हो उसको बताने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। जैसे जनरली हम घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं और वो अनसर्टेन या अनडिसाइडेड ही होते हैं। आवर ट्रैवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, मतलब वो अनडिसाइडेड या अनसर्टेन ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है बीती हुई बात। समथिंग, कोई भी चीज जो पहले हुई है, पास्ट में हुई है लेकिन अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसी चीजों को बोलते हैं इट इज वाटर इन द ब्रिज। जैसे बोल रहे हैं डोंट वरी अबाउट आवर फाइट। हमारी फाइट जो हमारी लड़ाई हुई है उसके बारे में आप चिंता मत करो, इट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, कि वो अब बीती हुई बात हो चुकी है, उसको भूल जाओ। इट्स वाटर अंडर द ब्रिज, वो पुरानी बात हो चुकी है, अब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अब उसकी वैल्यू नहीं है, उसके कारण आज के टाइम को खराब मत करो। जो हो गया है वो हो चुका है, जो हो चुका है इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। बोलते बीत गई सो बात गई, उसी के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, वियर मतलब पहनना, स्लीव मतलब बाजू। इसका मतलब अपने इमोशंस को खुली तरीके से सबके सामने दिखाना, अपनी भावनाएं खुलकर दिखाना, शो करना अपने इमोशंस को बहुत ही ओपनली, मतलब छिपाना नहीं, अपनी फीलिंग्स को ना छिपाना। ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, मतलब वो अपनी भावनाएं खुले तौर पर सबके सामने व्यक्त करता है, दिल खोल के रख देना सबके सामने, उसको बोलते हैं वियर योर हर्ट ऑन स्लीव। नेक्स्ट 78 पे आएगा व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स तो नेवर फ्लाई,
पिग्स तो नेवर फ्लाई मतलब समथिंग दैट विल नेवर हैपन, या ऐसी चीजों की बात करते तो कभी नहीं होगा। जैसे आई विल कम टू मीट यू व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब आई विल नेवर कम टू मीट यू। ही विल अपोलोजाइज व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स कभी नहीं उड़ेंगे भैया, सुअर कभी नहीं उड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसी चीजों की बात होती है जो कभी नहीं होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टेक ए रेन चेक। रेन चेक, रेन चेक का मतलब है पोस्टपोन एन ऑफर और प्लान, किसी भी काम को बाद में करने का वादा करना। भैया मैं बाद में करूंगा ये काम, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मैं आई एम बिजी टुडे बट आई विल टेक ए रेन चेक ऑन डिनर। मैं डिनर तुम्हारे साथ जरूर करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन ठीक है आज बिजी हूं, बाद में इस काम को जरूर करूंगा, उसको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं किसी काम को बाद में करने का। तो टेक ए रेन चेक होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हिट द रोड। हिट द रोड का मतलब है स्टार्ट ए जर्नी, किसी यात्रा की शुरुआत करना। हिट द बेड आया था तो सोने की शुरुआत करना, गो टू बेड टू स्लीप। हिट द बुक्स आया था तो पढ़ाई की शुरुआत करना। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हिट द रोड मतलब शुरुआत करना, जैसे वी शुड हिट द रोड बिफोर इट गेट्स डार्क, हमें यात्रा की शुरुआत कर देनी चाहिए जल्दी से, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ये थे हमारे आज के 8-10 इडियम्स। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, और वो लाइव सेशन जो मैं ग्रामर का लेने वाला हूं कल, अगर उसके लिए तैयार हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस वी आर रेडी, यस आई एम रेडी। ठीक है, तो उससे मुझे पता लगेगा कितने लोग तैयार हैं उस चीज के लिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, कोई फीडबैक हो, सुझाव हो, सजेशन हो तो उसको जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट सेट है, सेट नंबर 9। ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में एक बहुत ही बड़े स्कोर बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस बहुत सिंपल से आते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो तुरंत नंबर मिल जाएंगे आपको, कॉमन है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी आ गया और आपने अगर नहीं देखा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सीरीज आपके बहुत काम की है, इसको लगातार मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये है हमारा सेट नंबर 9। सीजीएल 2025 या सीएचएसएल या एफकैट या सीडीएस, जितने भी एग्जाम आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेट, और इसमें हमारा पहला इडियम है गेट कोल्ड फीट। भैया गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है एकदम से किसी चीज से नर्वस हो जाना, और इतना नर्वस हो जाना कि डर के मारे उस काम को करना बंद कर देना। कि देखो यहाँ पे लिखा है ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू देने जा रहा था, नर्वस हो गया, नर्वस होकर डर गया, डर के मारे पीछे हट गया। उस किसी काम को डर के मारे ना कर पाना, नर्वसनेस के कारण उस काम को ना कर पाना। ठीक है, डर से पीछे हट जाना किसी चीज, किसी काम को करने से, ये हमारा इसका मतलब गेट कोल्ड फीट। ध्यान रखो, अगर कोल्ड कहीं पर भी लिखा होगा ना, कोल्ड वर्ड का यूज करके अगर कोई भी इडियम बनेगा तो वो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस में कोल्ड वाला कोई इडियम आएगा ही नहीं। जैसे कोल्ड शोल्डर रिस्पॉन्स होता है, मतलब रूड बिहेवियर होगा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा निर्मम हत्या कर देना होता है। तो कोल्ड कहीं पर भी आया तो नेगेटिव सेंस में ही चलेगा। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा बिहाइंड क्लोज डोर। ये जैसे नाम से ही पता लगता है, बिहाइंड क्लोज डोर मतलब बंद दरवाजों के पीछे। अब भैया बंद दरवाजों के पीछे जो भी होगा वो सीक्रेटली होगा, वो प्राइवेट रूप से होगा, वो गुप्त रूप से होगा। इसमें कुछ याद करने वाला बहुत अलग से कंसेप्ट नहीं है, आप सेंटेंस पढ़ के आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट है अ पेनी फॉर योर थॉट। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ऐसा इडियम है जो आप बाय डिफॉल्ट इसके शब्दों को देख करके शायद नहीं पहचान पाओगे। पेनी फॉर योर थॉट का मतलब है कि आप सामने वाले से पूछ रहे हो, भैया बताओ मुझे तुम सोच क्या रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है यू हैव बीन क्वाइट, तुम बहुत चुप हो यार, क्या सोच रहे हो। तो क्या सोच रहे हो के लिए आता है अ पेनी फॉर योर थॉट। पेनी का मतलब ऐसे रुपये पैसे से होता है, तो मतलब पेनी फॉर योर थॉट मतलब रुपया पैसा ले लो यार, पर बताओ क्या सोचो, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारे थॉट्स क्या है, वो बताओ मुझे, है ना। टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग, ये मतलब है पेनी फॉर योर थॉट का। मतलब पेनी मतलब पैसा, पैसा ले लो, 1 रुपया 1 पैसा ले लो अपने थॉट्स मुझे बताने के लिए, ऐसे करके इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ब्रिंग होम द बेकन। बेकन भैया कोई वो किसी ऐसी चीज के लिए बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली। तो कोई भी चीज जो आपकी फैमिली को चलाने के काम आएगी, क्या आएगा, पैसा, रुपया पैसा जो आप कमाओगे वही आपकी फैमिली को चलाने के लिए काम आएगा। उसी को बोलते हैं घर चलाने के लिए पैसा कमाना, इसी चीज को बोलते हैं ब्रिंग होम द बेकन। तुम्हारे घर में घर चलाने के लिए पैसे कौन कमाता है, हु ब्रिंग्स होम द बेकन इन योर फैमिली। जैसे यहाँ पर लिखा है ही वर्क्स हार्ड टू ब्रिंग होम द बेकन। ये बहुत मेहनत करता है घर में, घर के लिए, घर चलाने के लिए, कमाई करने के लिए। तो ब्रिंग होम मतलब घर लेकर के आना, बेकन घर लेकर के कौन आएगा, पैसे घर लेकर के कौन आएगा, घर में पैसे कौन लेकर के आएगा कुछ कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्राई वोल्फ। वोल्फ मतलब लोमड़ी, लोमड़ी थोड़ी चालाक टाइप की होती है, झूठी टाइप की। तो क्राई वोल्फ का मतलब है टू रेज अ फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म का मतलब क्या है, झूठा शोर मचाना। वो बचपन में एक कहानी सुनी होगी आपने शायद, शेर आया वाली झूठी कहानी बना दी। तो वो झूठी कहानी बना करके या झूठा शोर मचा करके अलार्म कर देना, अलार्म मचा देना, एक तरीके से लोगों को अलार्म कर देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्राई वोल्फ, मतलब झूठ मूठ का रोना एक तरीके से। डोंट क्राई वोल्फ और पीपल वोंट बिलीव यू नेक्स्ट टाइम, कि बिना मतलब का शोर मत मचाओ, नहीं तो अगली बार लोग तुम पर विश्वास भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्राई वोल्फ मतलब लोमड़ी का रोना, मतलब एक तरीके से बिना मतलब में शोर मचाना या
झूठी दिक्कत या परेशानी का शोर मचाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप का मतलब है बहुत ही गौरव की बात है, कोई अचीवमेंट। आपने बहुत सारे काम कर लिए, आपने बहुत सारे एग्जाम पास कर लिए, तो बहुत सारे एग्जाम पास कर लिए, एक और एग्जाम पास करोगे, वो दैट विल बी ए फेदर इन योर कैप। विनिंग द कंपटीशन वाज ए फेदर इन हिज कैप। कंपटीशन जीतना उसके लिए एक अचीवमेंट था। तो टोपी में एक और पंख अगर लग जाएगा, टोपी में एक और पंख कब लगेगा? जब कोई एक और अचीवमेंट होगी। ये समझ लो कि टोपी में पंख लगना मतलब मेडल मिल गया, कोई एक मेडल कब मिलेगा? जब कोई अचीवमेंट होगी, उस तरीके से समझ लो इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। गो डाउन इन फ्लेम्स। भैया गो डाउन इन फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब आग, आग की लपटें होती हैं, लपटों में गो डाउन हो जाएगा, लपटों में गो डाउन हो जाएगा मतलब बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मतलब बुरी तरीके से असफल हो जाएगा। द प्लान वेंट डाउन इन फ्लेम्स ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन। सारा का सारा प्लान बिल्कुल फेल हो गया, बुरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन उसका सही नहीं हुआ, क्रियान्वयन उसका सही नहीं हुआ। तो गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब बुरी तरीके से बर्बाद हो जाना, बुरी तरीके से फेल हो जाना। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है भैया अनुचित तरीके से वार करना, मतलब अनफेयर अटैक करना किसी के ऊपर, या अनफेयर तरीके से एक्ट करना किसी के ऊपर। किसी के ऊपर कोई ऐसा ताना मारना जो उसकी फैमिली को लेकर के हो, या किसी ऐसे वीक पॉइंट को लेकर के हो जिससे वो पब्लिकली कुछ बोल ही ना पाए, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करे। टू एक्ट अनफेयरली, इसका मतलब होता है हिट बिलो द बेल्ट, अनफेयर तरीके से किसी को ट्रीट करना। क्रिटिसाइजिंग इज फैमिली वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट, उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज करना एक बिलो द बेल्ट वाला कंसेप्ट था, ठीक है। हमने इससे पहले हिट द सैक भी पढ़ा है, हिट द बुक्स भी पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा हैव ए चेंज ऑफ हार्ट। हृदय परिवर्तन हो जाना। हृदय परिवर्तन हो जाना मतलब हृदय बदल जाना, दिल बदल जाना, मतलब ओपिनियन बदल जाना। हृदय परिवर्तन का मतलब अपनी ओपिनियन बदलना, मन बदलना, मन बदलना, ओपिनियन बदलना, आप क्या सोच रहे थे उसको बदल देना। ही हैड ए चेंज ऑफ हार्ट एंड अपोलोजाइज, उसने माफी मांगी क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, उसकी ओपिनियन बदल गई चीजों को लेकर के, तो उसने माफी मांगी। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन मतलब ओपिनियन बदल जाएगी किसी चीज को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के। नेक्स्ट एंड द लास्ट इडियम आज का जो हमारा वो है इन द ड्राइवर्स सीट। ड्राइवर की सीट पे जो होगा उसी के हाथ में सब कुछ कंट्रोल होगा। कोई गाड़ी कैसे चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी, कहाँ चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, ये किस व्यक्ति के हाथ में होगा? जो ड्राइवर की सीट में होगा। तो ड्राइवर की सीट में होगा, वो कंट्रोल में होगा, मतलब उसी के नियंत्रण में सब कुछ होगा। तो जिसके नियंत्रण में सब कुछ है वो ही ड्राइवर सीट में है। शी इज इन द ड्राइवर सीट मतलब उसके कंट्रोल में सब कुछ है। ध्यान रखना, टू बी इन कंट्रोल का मतलब यहाँ पर है वो व्यक्ति जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है वही ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है। उसकी बात नहीं कर रहे जो कंट्रोल में है, जिसके कंट्रोल में है उसकी बात करें। जैसे मेरे कंट्रोल में मेरे सारे काम हैं, ठीक है, तो वहां पर होगा जिस व्यक्ति के नियंत्रण में सब कुछ है उसको बोलेंगे ही इज इन द ड्राइवर सीट या शी इज इन द ड्राइवर सीट। उसके प्रमोशन के बाद अब वो ही ड्राइवर सीट पर है, मतलब उसके कंट्रोल में है सब कुछ। और ये हमारे आज के इडियम खत्म हो गए हैं। ये हमारा छोटी सी सीरीज जो चल रही है, कुछ 10-10 इडियम्स करके हम कवर कर रहे हैं। आई होप आपने पिछले कर लिए होंगे। ये हमारा 9th सेट था। अगले सेट के बाद हमारे 100 इडियम कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। मुझे कमेंट में बताना आपको इन 10 में से कौन सा इडियम सबसे अच्छा लगा, या कौन सा आपके लिए बिल्कुल नया लगा आपको, या कितने आपको पहले से आते रहे, ये भी कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले इडियम्स को डिस्कस करते हैं और ये एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके स्कोर को एकदम से बूस्ट करने का काम ये सीरीज आपके लिए करेगी। तो अपना फीडबैक जरूर देना और कौन सा इडियम आपको यहाँ पर सबसे अच्छा लगा और नया लगा वो जरूर बताना। हमारा आज का पहला इडियम है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब है पुराने कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना, उनको दोबारा, पुराने मुद्दों को, पुरानी बातों को दोबारा शुरू ना करना। मतलब जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, जो मुद्दे थोड़े बहुत सॉल्व हो चुके हैं पहले से, उनको पड़े रहने दो यार, उनको मत कुरे दो। जैसे बोलते हैं पुराने जख्म मत कुरे दो, तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अगला इडियम है हमारा मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब क्या होता है भाई? टू मैनेज एक्सपेंसेस विद अवेलेबल इनकम। अपने खर्चे को पूरा करना, जो भी आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे, मतलब खर्चा चलाना, मतलब घर चलाना एक तरीके से उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मेनी फैमिलीज आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। बहुत सारे परिवार जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार को चला पाने में, खर्चा उठा पाने में भी, मतलब इतनी इनकम नहीं हो पा रही है उनकी, ठीक है। तो मेक बोथ एंड्स मीट या मेक एंड्स मीट का मतलब अपने एक्सपेंसेस को बियर कर पाना। नेक्स्ट इडियम हमारा आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर या आउट ऑफ डिफिकल्टी, या संकट से बाहर होना, परेशानी से बाहर होना, किसी भी मुसीबत से बाहर होना। आउट ऑफ द वुड्स, अगर वैसे आपसे कोई बोलेगा वुड्स का मतलब क्या है, तो अकेले सिर्फ वुड्स का मतलब अगर देखा जाएगा तो अकेले वुड्स का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट, ठीक है। अकेले वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, लेकिन आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है आउट ऑफ डेंजर या संकट से बाहर होना। आफ्टर सर्जरी ही इज फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, मतलब सर्जरी के बाद अब वो संकट से या खतरे से बाहर है फाइनली। अगला इडियम हमारा पास द बक। पास द बक का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के ऊपर पास कर देना, जिम्मेदारी को अपने ऊपर से किसी दूसरे के ऊपर डाल देना,
ठीक है, जैसे कहते हैं स्टॉप पासिंग द बक, मतलब जिम्मेदारी को टालना बंद करो और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, एक तरीके से ऑन करो। तो पास द बक मतलब अपनी जिम्मेदारी, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो किसी और को ऊपर डाल देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, ये आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए नया सा हो सकता है। अगर ये पहले से आता था तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी कर सकते हो सब कुछ कर लेना। अगर तुम्हें एग्जाम पास करना है तो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, पूरी कोशिश करना, अपनी सारी ताकत लगाना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, ये भी हमारा एक मुहावरा है इसी चीज के लिए। जैसे मान लो वी पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू इम्प्रेस द क्लाइंट, क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए हमने सारी कोशिशें कर डाली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पुट योर फुट इन योर माउथ। पुट योर फुट इन योर माउथ का मतलब है टू से समथिंग एम्बेरसिंग, मतलब कुछ ऐसा कह देना जिससे आपको खुद को एम्बेरसमेंट हो जाए बाद में, मतलब कोई गलत बात कह जाना। ठीक है, ही पुट हिज फुट इन द माउथ बाय मेंशनिंग हर एज, उसने उसकी एज को मेंशन कर दी जिससे उसको खुद एम्बेरसमेंट होगी बाद में। तो डोंट पुट योर फुट इन योर माउथ, ऐसे कुछ ऐसा मत बोलो जिससे तुम्हें कल को एम्बेरसमेंट हो जाए। नेक्स्ट इडियम हमारा स्केलेटन इन द क्लोजेट। स्केलेटन इन द क्लोजेट, क्लोजेट क्या होता है? क्लोजेट एक तरीके से अलमारी वगैरह होती है। स्केलेटन तो हमारे हड्डियों का ढांचा होता है, आप जानते होंगे। तो स्केलेटन इन द क्लोजेट का मतलब है हिडन एंड एम्बेरसिंग सीक्रेट, आपसे संबंधित आपकी कोई ऐसी बात जो कोई सीक्रेट है। सीक्रेट है तो छिपा हुआ है, छिपा हुआ तो है लेकिन एम्बेरसिंग सी बात है। कोई शर्मनाक राज जो आपसे संबंधित कोई ऐसी बात अगर बाहर आ गई तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्केलेटन इन द क्लोजेट। एवरी फैमिली हैज ए स्केलेटन इन द क्लोजेट, मतलब हर परिवार का कोई ना कोई तो ऐसा सीक्रेट होता है जो मतलब अगर बाहर आ जाए, हर व्यक्ति का होता है यार, सिर्फ फैमिली का क्या, एवरी पर्सन हैज ए स्केलेटन इन द क्लोजेट। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब है डील विद द प्रॉब्लम डायरेक्टली, किसी समस्या का सामने से सामना करना, मतलब उसको डायरेक्टली फेस करना, बचने की कोशिश ना करना, साहस पूर्वक किसी समस्या का सामना करना। इट्स टाइम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड एक्ट, समस्या को सामने से फेस करना, बचने की कोशिश नहीं करनी उससे। नेक्स्ट इडियम हमारा ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट, इसका मतलब है समवन हु थ्रेटन्स बट डजंट एक्ट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धमकी देता है, बहुत ज्यादा डराएगा, धमकाएगा, काम कुछ नहीं करेगा, एक्शन कुछ नहीं लेगा, जो सिर्फ बात बात करता रहेगा, काम कुछ नहीं होगा बस की, उसको बोलते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इडियम ऑफ द डे, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। बोर्न विद ए सिल्वर स्पून का मतलब है बहुत ही अमीर परिवार में पैदा होना, प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा होना, मतलब जहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स उसको अपने आप बिना कुछ करे मिल गए हों। ठीक है, अमीर परिवार में पैदा होना या अमीर परिवार में होना, वहीं पर पालन पोषण होना, इसको बोलते हैं बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। ही नेवर स्ट्रगल, उसने कभी मेहनत या संघर्ष नहीं किया। ही वाज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ठीक है, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल फैमिलीज में बच्चे पैदा होते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के, एमएलए, एमपीज के, वहाँ पर उनको बोलते हैं ही और शी इज बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा मान लेते हैं लोग। तो हम इस वीडियो के साथ हमारे 100 इडियम्स खत्म हो चुके हैं। हमने कुल मिलाकर के अभी तक हमने अपने 100 इडियम्स कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इन 100 इडियम्स की एक कंपाइलेशन में वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।